हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम का यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे। और ये मैंने बुक से एज इट इज़ पीडीएफ बना लिया है, क्योंकि एक तो ये आपका सब्जेक्ट न्यू है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में रिसेंटली 2-3 इयर्स पहले ही ऐड किया गया था। और ये वाली यूनिट मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इस यूनिट को एज इट इज़ बुक से पीडीएफ के फॉर्मेट में ले लिया है। तो यहाँ पे गांधी जी ने इसमें अपनी नई तालीम के लिए बताया है, और उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे जो शिक्षा दी जा रही थी वो लोगों को बाबू और क्लर्क बना रही थी। और उन्होंने इस शिक्षा के बारे में कहा कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। अधिकांश लड़के अपने माता पिता के पैतृक व्यवसाय को त्याग देते हैं और बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, और वो जो कुछ भी सीखते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कह सकते हैं। गांधी जी एक पत्रिका पब्लिश करते थे जिसका नाम हरिजन है, और उन्होंने उसमें एजुकेशन की डेफिनेशन दी है कि जो शिक्षा है उससे अभिप्राय मेरा बालक एवं मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर, यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उनको सिखाकर करना चाहता हूँ और उसे इस योग्य बना देना चाहती हूँ कि जो सिखलाई के समय से ही वो कुछ भी उत्पादन करने लगे, और प्रत्येक विद्यालय इससे आत्मनिर्भर बन सकता है। और ये कुछ 4 फैक्ट विद्यालय से रिलेटेड भी गांधी जी ने कही थी कि जो व्यावसायिक आपका डेवलपमेंट है वो शिल्प आधारित बच्चों का स्कूल में होना चाहिए, और जो टीचर्स की इनकम है, जो टीचर्स की सैलरी है, वो स्कूल के द्वारा बनाए गए जो हैंडीक्राफ्ट हैं वहीं से जनरेट होनी चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस यूनिट में आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है नई तालीम के विकास का इतिहास। और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था कि नई तालीम के विकास के इतिहास का वर्णन करें, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें जो है नई तालीम की जो नींव पड़ी वो 1897 में पड़ी, जब गांधी जी 1897 में अपने बच्चों 2 बच्चे थे इनके उस टाइम पे, 2 बच्चों और एक अपने भांजे के साथ अफ्रीका गए। तो उन्होंने इनकी शिक्षा की जो नीड थी वो महसूस की, और अपने ही घर पे इनको शिक्षा देनी स्टार्ट करी, और यहीं से आपका नई तालीम का जो प्रयोग है उनका शुरू होता है। तो ये जनवरी 1907 में जब दक्षिण अफ्रीका गए तो इन्होंने अपने बच्चों को किसी छात्रावास, किसी हॉस्टल में नहीं रखा, बल्कि घर पर ही उनको जो वोकेशनल एजुकेशन है वो दी। इसके बाद गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही है, एक फिनिक्स परिवार की एजुकेशन के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और इसमें भी बच्चों को जो है वो स्वावलंबन, सहकारिता और शारीरिक श्रम के प्रति आस्था, इस तरह की शिक्षा दी गई। और इसमें खेती, बागवानी, लकड़ी काटना, गड्ढे खोदना, इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, ताकि वो जो है फिज़िकली भी फिट रहें और उनमें जो है वो सेल्फ एस्टीम की भावना जो है डेवलप हो। इसके बाद इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉलस्टॉय आश्रम 1911। सबसे पहले 1897 में अपने घर पे गांधी जी ने प्रयोग किया। इसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम, और इसके बाद आता है आपका टॉलस्टॉय आश्रम 1911। सन 1911 में डरबन से करीब 21 मील दूर पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की, और यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रहियों को रखा और उनके जो बच्चे थे उनको भी रखा। और यहाँ पे जो एजुकेशन दी गई वो मदर टंग में दी गई। इसके अलावा बच्चों को अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित और जो आपके गृह उद्योग होते हैं, जो लकड़ी रिलेटेड, कृषि व्यवस्था है, इससे रिलेटेड जितने भी उद्योग होते हैं वो दिए गए। और जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कर्तव्यनिष्ठा आदि, इनके भी जो है बारे में बच्चों को शिक्षा दी गई। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन था वो ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम था। और गांधी जी बच्चों को दंड देने के पक्ष में भी नहीं थे, वे बच्चों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति द्वारा सुधार करना चाहते थे। और उन्होंने अहिंसक
तरीकों से बच्चों को अनुशासन में लाने का प्रयास किया। और यहीं पे गांधी जी ने अनेक प्रयोग किए जो कि नई तालीम के आधारभूत सिद्धांत बने। इसके बाद गांधी जी इंडिया लौट आए और इंडिया में आने के बाद उन्होंने शांति निकेतन का एक भ्रमण किया, जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा डेवलप किया गया था। और 1914 में जब वो यहाँ पे गए तो उन्होंने बच्चों को जो एजुकेशन दी वो थी लकड़ी काटना, सब्जी बनाना, भोजन बनाना, यानी कि जो उनके रोज़मर्रा के काम होते हैं वो वे स्वयं करें, इस तरह की एजुकेशन वहाँ पे दी। इसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती के तट पर था, उसकी स्थापना की 1915 में। और यहाँ पे भी एक विद्यालय खोला गया जिसमें कि आपको एजुकेशन के साथ साथ उद्योग का ज्ञान भी कराया जाता था। और शिक्षा का जो व्यय था वो यहाँ पे किए गए कार्यों से ही निकाला जाता था। इसमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कताई बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी आदि बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाया जाता था, क्योंकि गांधी जी का मत था कि बच्चों को राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि आगे चलकर वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। इसके बाद देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया है सबसे पहले 1897 में अफ्रीका में प्रयोग घर पर ही, इसके बाद फिनिक्स आश्रम 1904 में, उसके बाद 1911 में टालस्टाय आश्रम, उसके बाद 1914 में शांति निकेतन, उसके बाद 1915 में साबरमती आश्रम और इसके बाद 1920 में गुजरात विद्यापीठ। इसके बाद 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, जहाँ पे लैंग्वेज जो थी वो गुजराती भाषा को रखा गया था, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे हिंदी भाषा भी एक अनिवार्य भाषा के रूप में रखी गई थी। और यहाँ पे बच्चों के चरित्र निर्माण, सदाचार, आत्मसंयम, सात्विक जीवन पर बल दिया गया। और यहीं पे जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया और खादी तथा घरेलू उद्योग पर भी यहीं पर बल दिया गया। गांधी जी उस टाइम पे जो बुद्धिजीवी वर्ग और श्रमिक वर्ग था उनके बीच में जो भेदभाव व्याप्त था उसको खत्म करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य, संयम और स्वावलंबन जैसी शिक्षाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़कर दांडी यात्रा की और इसके बाद वे पुनः लौटकर साबरमती आश्रम नहीं आए, लेकिन वहाँ पे उनका जो शिक्षा का प्रयोग था वो चलता रहा। इसके बाद वृद्धा शिक्षा योजना का जन्म हुआ 1937 में। इसके पीछे की हिस्ट्री हमने पढ़ ली है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, और फाइनली 1937 में जो वृद्धा शिक्षा योजना है ये आपकी आ गई थी। 22 से 23 अक्टूबर में वृद्धा में एक मारवाड़ी स्कूल था जिसका कि रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, और इसी में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कि गांधी जी को भी बुलाया गया। और गांधी जी ने यहीं पे नई तालीम या बेसिक शिक्षा योजना के बारे में बताया, और जिसमें कुछ पॉइंट्स गांधी जी ने मेंशन किए कि देश के संपूर्ण बालकों के लिए 7 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, जो कि 7 से 14 साल थी, वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाना चाहिए और किसी एक उत्पादक हस्तकला के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और पाठ्यक्रम समस्त विषय उत्पादक हस्तकला को केंद्र मानकर पढ़ाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था सेल्फ डिपेंडेंट होना। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा किए गए उत्पादन से शिक्षा के वेतन की व्यवस्था भी की जाए। तो ये 4 बेसिक पॉइंट नई तालीम के थे। पूछा भी जाता है कि नई तालीम के कितने बेसिक पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे। इसके बाद जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, क्योंकि गांधी जी ने जो प्रस्ताव वृद्धा में दिया था उसको एग्जीक्यूट भी करना था। तो इसमें जो दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य थे जाकिर हुसैन, उनकी एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति में विनोबा भावे, काका कालेलकर, आर्य नायकम और केटी साहा थे। इन्होंने दिसंबर 1937 और अप्रैल 1938 में अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इन्होंने इसमें नई तालीम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम हस्तकला और किसी मतलब शिक्षा में किसी हस्तकला की
शिक्षा जरूर दी जाए और शिक्षण का माध्यम जो है वो मातृभाषा रखा जाए। शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए ताकि विद्यार्थी जो है वो श्रम के महत्व को पहचान सके और शिक्षा के संबंध में बालक की परिस्थिति और वातावरण से रखा जाए। इसके अलावा नई तालीम के पाठ्यक्रम में कुछ आधारभूत विषय भी रखे गए जैसे कताई, बुनाई, मिट्टी के कार्य। इसके अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, हिंदुस्तानी भाषा जैसे उर्दू और देवनागरी लिपि में, और शारीरिक शिक्षा पर भी गांधी जी बल देते थे। इसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन हुआ जो कि 1938 में हुआ था, और इसी में 1939 में जो आपकी वृद्धा शिक्षा योजना बनाई गई थी जिसके क्रियान्वयन के लिए 2 रिपोर्टें प्रस्तुत हुई, उसी को व्यावहारिक रूप देने के लिए 1939 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई और इसी परिषद को हिंदुस्तानी तालीम संघ भी कहा गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान तालीम संघ की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई, तो ये सेवाग्राम में और 1939 में की गई थी। अब इस हिंदुस्तानी तालीम संघ के बारे में देख लेते हैं। तो हिंदुस्तानी तालीम संघ था जो इसके कार्य थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए उपयुक्त शिक्षा क्रम तैयार करेगा, बुनियादी तालीम की संस्थाओं का संचालन और मार्गदर्शन करेगा, और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसके केंद्र यानी टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसके केंद्रों का संचालन करेगा, आवश्यक साहित्य रचना करेगा, अनुसंधान कार्य करेगा। इसके अलावा चंदा भी एकत्रित करेगा। तो कुछ इस तरह के कार्य जो है हिंदुस्तानी तालीम संघ के थे। और इसके बाद जो है जब इसने सारे प्रांतों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया तो इसी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में मुंबई के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री बीजी खैर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। 1938 की बीजी खैर की समिति के कुछ रिकमेंडेशंस थी, इनको भी देख लेते हैं कि नई तालीम को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए और इसमें जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये शिक्षा अनिवार्य की जाए, उद्योग धंधे सम्मिलित किए जाएं, सभी विषयों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं, बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाए और आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएं। इसके अलावा स्कूल में बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के लिए भी एक केंद्रीय संगठन बनाया जाए। इसके बाद है आपका अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम जो कि 1945 में हुआ था, और इसमें कुछ 4 जो प्रस्ताव हैं, जो स्तर हैं, वो बुनियादी स्कूलों के लिए बताए गए कि पूर्व बुनियादी शिक्षा, उत्तर बुनियादी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें एजुकेशन को 4 लेवल्स में बांटा गया, ये आपने याद रखना है। पूर्व बुनियादी शिक्षा, उत्तर बुनियादी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। पूर्व बुनियादी शिक्षा की एज 7 ईयर्स से कम, बुनियादी शिक्षा 7 to 14 ईयर्स, उत्तर बुनियादी शिक्षा 15 से 18 वर्ष और प्रौढ़ शिक्षा जो है ये 18 वर्ष से अबव। इसके बाद स्वतंत्र भारत में भी जो है केंद्रीय सरकार ने 1955 में एक समिति की स्थापना की जिसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड बताए गए, और इसके बाद भारत सरकार ने 1956 में बुनियादी शिक्षा की संकल्पना नामक एक पुस्तक भी प्रस्तुत की। तो ये पूछा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा की संकल्पना नामक पुस्तक किसने और कब प्रकाशित की, तो ये भारत सरकार ने 1956 में की थी। और वृद्धा शिक्षा योजना का नामकरण, तो अंग्रेजी शब्द में जो बुनियादी शिक्षा है इसका हिंदी शब्द होता है आधारभूत, अर्थात उर्दू में होता है बुनियादी। इसको अन्य नामों जैसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक नई शिक्षा योजना है जो विदेश से नहीं लाई गई बल्कि ये इंडिया की है, और ये राष्ट्रीय सम्मत है, और ये बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी रुचि पर आधारित है, और ये उस टाइम की डिमांड भी थी और ये आज की भी डिमांड है क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो बच्चे जो हैं वो सेल्फ वोकेशन से अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। अब हम बुनियादी शिक्षा को देख लेते हैं। तो बुनियादी शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षाते हैं जो बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का ज्ञान देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ हो,
जिससे कि समाजवादी समाज का निर्माण कर ग्रामीण और नगर दोनों की जनता को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके। अब आते हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पे हम जो बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य हैं सिर्फ हेडिंग देख लेंगे, बाकी इनको आप खुद से फिल करेंगे और खुद से इनको समझेंगे। तो बुनियादी शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य हैं, जिसमें कि गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक बालक बालिका को स्कूल छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं कि शिक्षा के बाद बच्चों को किसी व्यवसाय में दक्ष बनाकर उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल करना और बालक द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय से विद्यालय का जो आंशिक व्यय है उसकी पूर्ति की जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके अलावा सांस्कृतिक उद्देश्य मानव को एक अच्छा मानव बनाना, एक अच्छा मनुष्य बनाना, बच्चे को एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप करना और अपनी संस्कृति से फैमिलियर करना। चारित्रिक और नैतिक उद्देश्य नागरिकता के गुणों के विकास का उद्देश्य है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उद्देश्य सर्वोदय समाज की स्थापना, यानी कि सब जो हैं वो एक बराबर के लेवल पे आ सकें, जो जाति आधारित भेदभाव है वो ना रहे, इस तरह की कल्पना जो है की गई थी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य जो है वो भविष्य की आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना और सार्वजनिक आवश्यकताओं, औद्योगिक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करना। कुछ सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे, जैसे समाज की सोच के लिए प्रशिक्षित करना, बालकों में सामाजिक गुणों, सहयोग, प्रेम, पारस्परिक समर्थन, आत्म अनुशासन आदि का निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना, इत्यादि इत्यादि। ये सभी आप पढ़ लेंगे खुद से। इसके बाद बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। तो बुनियादी शिक्षा किन सिद्धांतों पर कार्य करती थी उनके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा। गांधी जी का विचार था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए और निशुल्क होनी चाहिए 7 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं के लिए, जो कि अब जाके एग्जीक्यूट की गई है 2009 में। हस्तकला द्वारा शिक्षा। बच्चों को हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वावलंबी शिक्षा। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। समन्वय पर बल, स्वतंत्रता प्रधान प्रणाली, जीवन से संबंधित करना और शारीरिक श्रम को महत्व, आदर्श नागरिकता का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत थे जिन पर बुनियादी शिक्षा आधारित थी। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कुछ सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक कार्य हैं, जैसे कि बच्चों को सार्वभौमिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा को ही गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा कहा। और शिक्षा की यह प्रणाली स्वदेशी है, इसको किसी दूसरे देश से आयात नहीं किया गया है, इसलिए यह बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा है। इसका पाठ्यक्रम जो है वो 7 सालों का है और जब ये शुरू हो तब से 7 साल के लिए हो। इसकी जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा होनी चाहिए और जो शिक्षण विधियां हैं वो हस्तकला के इर्द गिर्द होनी चाहिए। जो उत्पाद है वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि उनको बेचा जा सके और जो स्कूल की बेसिक नीड्स हैं वो इसी से ही पूरी की जानी चाहिए। तो कुछ शिक्षण और शिक्षा के तरीके हैं जिसमें कि बताया गया है कि पुस्तकें हैं और शिल्प आधारित शिक्षा है। तो इसमें जो है शिल्प आधारित शिक्षा के कार्य शिक्षा क्या है, तो इसमें सक्रिय अधिगम होता है, प्रयोगशाला विधि, एक दूसरे से ज्ञान साझा करना, एक दूसरे का भावनात्मक रूप से जुड़ना, एक दूसरे की हेल्प करना। इसके बाद आता है बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। तो बुनियादी शिक्षा एक बालक केंद्रित शिक्षा है और ये करके सीखने पर आधारित प्रणाली है, जिससे कि ज्ञान एक संगठित और पूर्ण इकाई के रूप में होता है। ये बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। इसके अलावा इसमें शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता आती है, सामाजिक भावना का विकास करती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये उपयोगी है, क्योंकि जो नई तालीम है ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। इसके बाद बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रखा गया है आधारभूत शिल्प का, जिसमें कृषि, कताई, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, चमड़े का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, ये सब रखा गया है। इसके बाद इसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका
मातृभाषा, फिर बेसिक गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी और शारीरिक शिक्षा। ये कुछ 8 सब्जेक्ट हैं जो कि इसके पाठ्यक्रम में रखे गए थे। इसके अलावा बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की भी व्यवस्था की गई थी, जो कि 6वीं और 7वीं से शुरू हो जाता है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा की समय सारणी, तो जो स्कूल का टाइम है वो कुल 5.5 घंटे रखा गया था, जिसमें कि शिल्प को 3 घंटे 20 मिनट, मातृभाषा को 40 मिनट, संगीत तथा चित्रकला को 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन तथा सामान्य विज्ञान को 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा को 10 मिनट और जो आपका हाफ टाइम है वो 10 मिनट। तो कुल मिलाकर ये 5.5 घंटे की जो है शिक्षा होती थी, या ऐसा समय सारणी इसकी दी गई थी, तो इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा की जो शिक्षण विधियां हैं ये किसी भी शिल्प को केंद्र मान के देने की हैं। इसके अलावा समवाय विधि है। इसके अलावा जो शारीरिक अंगों का प्रयोग करके विधि सीखी जाती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, और मातृभाषा के प्रयोग से। तो यहाँ पे शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं। नई तालीम की शिक्षण विधियाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक। मनोवैज्ञानिक में बाल प्रकृति के लिए नियोजन, बाल सक्रियता और आत्मसम्मान के समर्थन के लिए प्रबंधन, बच्चे की जन्मजात सक्रियता और उसकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए उसके लिए इंतजाम करना। वैज्ञानिक विधियों में कार्य, खोज, अन्वेषण, विवेचनात्मक तर्क, लर्निंग बाय डूइंग, ये सभी रखे गए हैं। और व्यावहारिक में स्थानीय और सांस्कृतिक वातावरण में कार्य और गतिविधियों के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करें, लोकतांत्रिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें, शिल्पकला कार्य के माध्यम से पारस्परिक सहायता और सहयोग के गुण को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है बुनियादी शिक्षा में टीचर। तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कि 2 प्रकार की टीचिंग ट्रेनिंग रखी गई है, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन टीचिंग की जो अवधि रखी गई है ट्रेनिंग की, वो 3 साल रखी गई है, और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कि टीचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिन लोगों को टीचिंग का एक्सपीरियंस था उनके लिए टीचिंग ट्रेनिंग की अवधि 1 साल रखी गई थी। इसके बाद है बुनियादी शिक्षा के गुण। तो बुनियादी शिक्षा जो है ये एक एक्टिविटी सेंटर्ड, क्रिया प्रधान शिक्षा है। ये बालक सेंटर्ड है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। ये एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा है और इसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है और ये वास्तविक जीवन के लिए बच्चे को तैयार करती है। बुनियादी शिक्षा घर, स्कूल और समाज में सामंजस्य स्थापित करती है और ये वर्ग विभेद को खत्म करती है, बच्चों में प्रेम, सहिष्णुता आदि के गुणों का विकास करती है, शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना का विकास करती है, बच्चे को फिजिकल जो लेबर है उसकी वैल्यू पता चलती है, मातृभाषा के प्रति बच्चे के सम्मान की भावना विकसित करती है। इसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको देख लेंगे। इसके बाद बुनियादी शिक्षा की आलोचना। तो बुनियादी शिक्षा की आलोचना भी की गई, जैसे कि इसको उद्योग केंद्रित शिक्षा कहा गया, क्योंकि इसमें हस्तशिल्प पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था। आपने टाइम टेबल में भी देखा कि 3 घंटे 20 मिनट जो हैं वो बुनियादी शिक्षा के लिए दिया गया था। और आत्मनिर्भरता ऐसे बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, एकदम परफेक्टली उनको बनाने में समय लगता है, जिससे कि आत्मनिर्भरता भी नहीं आती और इसमें अपव्यय भी अधिक होता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, यानी कि अगर हम उत्पादकता पर बहुत अधिक ध्यान देंगे, 3 घंटे 20 मिनट हम बच्चों को चीज़ें बनाना ही सिखाएंगे, तो विद्यालय जो है वो फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी, ना कि टीचिंग ट्रेनिंग के स्थान। इसके अलावा आज के औद्योगिक युग में भी इसके अनुपयुक्त माना गया है। और अस्वाभाविक समन्वय, असंतुलित समय विभाजन, क्योंकि इसमें हस्तकला पर बहुत ज़्यादा अधिक टाइम दिया गया है। एक पक्षीय विकास और धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा, नई तालीम में धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है। अव्यावहारिक, और ये केवल ग्रामों के लिए उपयुक्त है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी ये रिलेवेंट हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ हस्तशिल्प आते होंगे तो एटलीस्ट हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ काम अगर हमें खुद से करने आते हैं तो उसके लिए हमें नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं।
तो कुछ जो राइटर्स थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की, जैसे कि केटी साहा ने कहा कि इस योजना से विद्यार्थियों की फीस, पुस्तकों आदि के व्यय की पूर्ति तो संभव हो सकती है, लेकिन शिक्षकों का वेतन इससे निकल आएगा ऐसा उचित नहीं लगता है। इसके बाद बुनियादी शिक्षा की समीक्षा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे बुनियादी शिक्षा के बारे में उसकी आलोचना, उसके इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं और जो विशेषताएं हैं ये सभी हमने देख ली हैं। इसका पाठ्यक्रम, समय सारणी, टीचिंग मेथड्स, ये सभी हमने देख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं, जिनमें से एक पेपर में पूछा ही जाएगा कि नई तालीम का ऐतिहासिक विकास, यानी कि नई तालीम कैसे डेवलप हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1897 से गांधी जी के अपने घर से ही प्रयोग करने पे शुरू हुई थी, और आज जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें भी जो है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि आप जो है अपना व्यवसाय करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बुनियादी शिक्षा पे बनता है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।